अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नज़र डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। इसमें हम देखेंगे कई अहम कौमी और बैनुल-अक़वामी खबरें। 2002 के गोधरा फसादात के दौरान बिल्किस बानो इज्तिमाई असमत दरी मामले में कसूरवार करार दिए गए 11 अफराद की रिहाई के खिलाफ दाखिल अर्जियों पर समाअत करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 29 नवंबर की तारीख मुकर्रर की है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात हुकूमत से जवाब तलब किया था और गुज़िश्ता पीर को हुकूमत ने अपना हलफनामा जमा कर दिया। आज इस मामले में समाअत करते हुए जस्टिस अजय रस्तोगी और जस्टिस CT रवि कुमार की बेंच ने हिदायत दी कि गुजरात हुकूमत के जरिए दाखिल जवाब सभी फरीकैन को दस्तयाब कराया जाए। अर्जी दहिंदगान ने गुजरात हुकूमत के जरिए दाखिल हलफनामे पर अपना जवाब दाखिल करने के लिए वक्त दिया गया है। दरअसल गुजरात हुकूमत ने पीर के रोज जो जवाब दाखिल किया उसमें अदालत उज़्मा से कहा है कि रिहाई को चैलेंज करने वाली अर्जी दहिंदगान महज एक इंटरलॉपर है। काबिल ज़िक्र है कि अर्जी में गुजरात हुकूमत के इस फैसले को चैलेंज पेश किया गया जिसमें कत्ल और असमत दरी के 11 मुजरिमों को रिहाई दे दी गई। अर्जी में कहा गया कि इस पूरे मामले की जांच CBI की निगरानी में हुई थी, इसलिए गुजरात हुकूमत कसूरवारों को सजा में छूट देने का एकतरफा फैसला नहीं कर सकती। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हलफनामे में गुजरात हुकूमत ने कहा कि सभी लोग 14 साल से ज्यादा मुद्दत तक जेल में रहे। इस मामले में PIL दाखिल होना कानून का गलत इस्तेमाल है। किसी बाहरी शख्स को मुजरिमाना मामले में मुदाखलत का हक कानून नहीं देता। सुभासिनी अली और दूसरे अर्जी दहिंदगान का कोई बुनियादी हक मुतासिर नहीं हो रहा है जिसे वो PIL दाखिल कर सके। उनकी अर्जी खारिज की जाए। गुजरात हुकूमत ने अपने ऊपर लगाए जा रहे इस तरह के इल्जामात को गलत ठहराया जिसमें कहा जा रहा है कि बिल्किस बानो के कसूरवारों को आज़ादी का अमृत महोत्सव प्रोग्राम के तहत छोड़ा गया। हुकूमत का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक पूरी कानूनी कार्रवाई पर अमल करते हुए रिहाई हुई है। हुकूमत का ये भी कहना है कि अर्जी दहिंदा सियासी पार्टी से जुड़े हैं और किसी भी अर्जी दहिंदा का इस पूरे मामले से कोई रिश्ता नहीं है। इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस पार्टी ने BJP हुकूमत पर शदीद तनकीद की है। आज कांग्रेस के तर्जुमान सुप्रिया श्रीयंत और अभिषेक मनु सिंघवी ने इस पूरे मामले को लेकर मरकजी हुकूमत पर शदीद तनकीद की। This document now in the public domain reveals that this was stoutly objected to, not only by the prosecuting agency CBI, this is very important, the prosecuting agency in the case in that sense is supposed to have the primary control of the case, the understanding of the case, the sensitivity of the case. CBI opposed it and the special judge also did not agree and opposed it. This second vital fact was also suppressed till the Modi government was forced to file this affidavit in the apex court. Friends, despite the clear and clumsy attempts, the deliberate clumsy attempts to justify this embarrassing, to delay and to suppress this embarrassing and demeaning action, it is clear that unfortunately the sole object of this horrendous act was a raw political. कल देर शाम को गुजरात सरकार का वो हलफनामा सर्वविदित हुआ जो कि बिल्किस बानो के 11 बलात्कारियों की रिहाई पर सुप्रीम कोर्ट ने उनसे जवाब मांगा था और उसके में से अब ये साफ हो गया है कि ये 11 बलात्कारियों की रिहाई उसी दिन जिस दिन प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से महिला सुरक्षा की बात करते हैं, अमित शाह की स्वीकृति से हुई थी। गृह मंत्रालय ने 28 जून की आई हुई गुजरात सरकार की एप्लीकेशन को 10 जुलाई को 2 हफ्ते के अंदर फटाफट स्वीकृत किया कि हाँ 11 बलात्कारी रिहा हो सकते हैं। वो 11 बलात्कारी जिन्होंने 5 महीने की एक प्रेग्नेंट औरत का रेप किया, उसकी मां का रेप किया, उसकी 3 साल की बच्ची का सिर दीवार में फोड़ दिया और उसके परिवार के 7 सदस्यों की निर्मम हत्या करी। वो 11 बलात्कारी नरेंद्र मोदी के गृह मंत्री अमित शाह की स्वीकृति से रिहा हुए हैं। सवाल बहुत सारे हैं। सबसे पहला सवाल तो यह है कि जिस देश में गृह मंत्रालय की कुर्सी पर कभी सरदार पटेल लौह पुरुष बैठते थे, क्या अमित शाह को उस पर बैठे रहने का 1 मिनट का भी नैतिक अधिकार है? और गृह मंत्रालय बन क्या रहा है? बलात्कारियों का, हत्यारों का, कुकर्मियों के साथ खड़े रहने वालों का गिरोह।
अजय मिश्र टेनी भी बने हुए हैं, अमित शाह भी बने हुए हैं। उसके बाद एक बड़ा सवाल ये उठता है कि इसकी खिलाफत, इस रिहाई की खिलाफत सीबीआई ने, उस स्पेशल कोर्ट ने जिसने इनको दोषी पाया था और वहां के एसपी ने की। उन लोगों ने कहा ये एक बहुत ही संगीन जुर्म है, महिलाओं और बच्चों को भी नहीं बख्शा गया था, उनको बिल्कुल नहीं रिहा करा जाना चाहिए। उसके बाद भी गुजरात की सरकार ने अमित शाह की हरी झंडी और स्वीकृति के बाद उनको रिहा किया। कर्नाटका में हिंदू तंजीमों ने एक मुहिम शुरू की है जिसमें लोगों पर जोर दिया गया कि वो दिवाली के त्योहार के मौसम में हलाल मुसद्दका मसनूआत यानी हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट का बाइकआउट करें। ये तंजीमें हलाल सर्टिफिकेशन से निजात के लिए भी तहरीक चला रही हैं। हिंदू जन जागृति समिति के रियासती तर्जुमान मोहन गौड़ा ने ऐलान किया कि प्रकाश पर्व यानी दिल्ली के दिवाली के मौके पर हलाल के खिलाफ तहरीक जारी रहेगी। तहरीक के तहत लोगों से कहा जा रहा है कि वो पटाखे, त्योहार की मसनूआत और हलाल सर्टिफिकेशन वाले गोश्त खरीदने से गुरेज करें। नेज़ इस तरह की चीज़ों का खरीदारी के वक्त इस बात का ख्याल रखा जाए कि हलाल मसनूआत ना लें। हिंदू जन जागृति समिति ने 16 अक्टूबर को एक एंटी हलाल कन्वेंशन का इनेकाद किया और आवाम से मुतालबा किया कि वो कोई भी हलाल मुसद्दका मसनूआत ना खरीदें। दरअसल कर्नाटका पुलिस इस मामले पर संजीदा है और मामले की हिसासियत को मद्देनजर रखते हुए अमन व अमान की सूरत हाल को बरकरार रखने के लिए रियासत भर में सख्त निगरानी का एहतमाम किया गया है। उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के हस्तिनापुर इलाके में मंगल की सुबह एक इंतहाई दर्दनाक हादसा पेश आया। वहां के भीमकुंड के मुकाम पर एक कश्ती दरियाई गंगा में गर्काब हो गई। कश्ती में 15 अफराद सवार थे। बताया जा रहा है कि तेज बहाव की वजह से कश्ती का तवाज़ुन बिगड़ गया और वो दरिया के वसत में डूब गई। यह हादसा सुबह 6:30 बजे पेश आया। हादसे के बाद जिला मजिस्ट्रेट मेरठ दीपक मीना और एसएसपी रोहित सजवान एनडीआरएफ की टीम के साथ मौके पर पहुंचे और राहत और बचाव का काम किया। पीएससी को भी तलब किया गया। जिस जगह हादसा पेश आया वहां पानी की गहराई बहुत ज्यादा बताई जा रही है। 8 लोग तैरकर बाहर निकल आए और डूबने वाले 2 लोगों को बचा लिया गया, जबकि 5 अफराद ताहाल लापता हैं। एक शख्स की हालत इंतहाई तशवीशनाक है। इन खानदानों का बुरा हाल है। हालांकि इंतजामिया ने अभी तक किसी की हलाकत की तस्दीक नहीं की है। सर, एक नदी में नाव डूबी है, कितने लोग सवार थे? अभी तक कितने लोगों को निकाल लिया गया? देखिए, मॉर्निंग में 7, 7:30 की घटना है हस्तिनापुर में। यहाँ पे जो प्रथम दृष्टया, क्योंकि एग्जैक्टली कोई नहीं बता पा रहा, पर जो हमें सूचना और जो गैदर हुई है, अराउंड 14 से 15 लोग उस नाव में थे, जिनमें से 12 रेस्क्यू हो चुके हैं। और अभी जो एक नाम है जो सभी लोग बता रहे हैं, महेश करके एक टीचर हैं जो नहीं मिल रहे हैं, उसके अलावा कोई और नाम नहीं बता पा रहा है। हम लोग लगातार संपर्क में हैं। तो अभी के लिए तो हमारी रिपोर्ट के हिसाब से तो एक मिसिंग है, सूचित कर दिया है, वो भी रास्ते में गाजियाबाद से आ रहे हैं। बाकी पूरा पुलिस प्रशासन, गांव के लोग, सभी लोग हैं। स्थानीय स्तर पे भी मदद की जा रही है। एम्बुलेंसेज और सब इन प्लेस है, तो सभी देखा जा रहा है। फर्स्ट प्रायोरिटी है कि रेस्क्यू ऑपरेशन जल्दी से जल्दी हो जाए और कोई भी ऐसा ना रहे। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में वाक़ 5वें ज्योतिर्लिंग केदारनाथ से 6 यात्रियों को ले जाने वाला एक हेलीकॉप्टर मंगल को धुंध की वजह से गिरकर तबाह हो गया, जिसकी वजह से पायलट समेत तमाम 7 अफराद हलाक हो गए। इतला मिलते ही स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स की रेस्क्यू टीम जाए वारदात पर पहुंची और तमाम लाशों को निकाला। एसडीआरएफ की तर्जुमान ललिता दास नेगी ने बताया कि श्री केदारनाथ यात्रा के रास्ते पर लिंचोली गरुड़चट्टी के दरमियान हेलीकॉप्टर के हादसे की इतला मिली, जिसके बाद केदारनाथ लिंचोली से इमदादी टीमें फौरन जाए वाक़े पर पहुंची। उन्होंने बताया कि हेलीकॉप्टर आर्यन कंपनी का था, इसमें 7 लोग सवार थे। हेलीकॉप्टर धुंध के बायस हद्दे निगाह कम होने की वजह से पहाड़ी से टकराने के बाद गिरकर तबाह हो गया। नेगी ने कहा कि पूर्व रामानुज, कीर्ति ब्रॉड, अरोरी, सुजाता, प्रेम कुमार, काला और पायलट अनिल सिंह इस हेलीकॉप्टर में सवार थे। हाँ, आ रहे हो। ठीक है सर, आजा
आज वहाँ चित्र होगा ना आज इसका कहने जहाँ जाके छोड़ हुए थे वासी बोले हाँ हेलो पता नहीं अभी धुंध साफ हो रही है, नहीं चल रहा है कहाँ है, इस तरफ है या उस तरफ है, ऐसा लगे गरुड़ चट्टी के नजदीक है वो। उत्तर प्रदेश में कुत्ते के काटने के वाकयात कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। ज्यादातर मामले हाई राइज सोसाइटियों से आ रहे हैं। इसी सिलसिले में एक बार फिर सेक्टर 100 की लोटस ब्लूराज सोसाइटी में आवारा कुत्तों ने 7 माह की मासूम को नोचकर मार डाला। कुत्तों ने बच्चे को इतनी बुरी तरह से नोचा कि उसकी आंतें बाहर निकल आई। सेक्टर 39 में वाक़ थाने ने पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी। एक रिपोर्ट के मुताबिक बच्चे के वालिदैन राजेश और उसकी बीवी मध्य प्रदेश के दमोहा जिले के रहने वाले हैं और यहाँ मजदूरी करते हैं। नोएडा में किराए के मकान में रहते हैं और उनके साथ उनका 7 माह का बेटा अरविंद भी साथ में रहता था। इन दोनों मियाँ बीवी को सेक्टर 100 की लोटस ब्लू वार्ड सोसाइटी में मरम्मत का काम मिला था। दोनों मियाँ बीवी काम के दौरान 7 माह के बेटे अरविंद के साथ आए थे। पीर के रोज जोड़े ने बेटे को काम करने की जगह करीब चादर बिछाकर लिटा दिया था। वो खुद सोसाइटी में काम कर रहे थे। शाम 4 बजे कुछ आवारा कुत्तों ने मासूम अरविंद पर हमला कर दिया। उन्होंने बच्चे को बुरी तरह नोचा जिससे उसके पेट की आंतें भी निकल आई। सोसाइटी के कुछ लोगों ने देखा तो फौरन वहां से कुत्तों को भगाया और बच्चे को फौरन अस्पताल ले गए, लेकिन इलाज के दौरान रात 12 बजे बच्चे की मौत हो गई। पुलिस को वाकये की इत्तला दी गई। पुलिस ने बच्चे के वालिदैन से पूछगछ की, फिर लाश उनके हवाले कर दी। बच्चे के वालिदैन लाश के साथ मध्य प्रदेश के सिंगरवली रवाना हो गए। दूसरी जानिब सोसाइटी के लोगों ने बताया कि यहाँ ऐसे वाकयात अक्सर होते रहते हैं। कुत्तों से मोहब्बत करने वाले यानी डॉग लवर्स सोसाइटी के अंदर आवारा कुत्तों को पालते हैं, इसीलिए सोसाइटी में आवारा कुत्तों की तादाद भी बहुत ज्यादा हो गई है। इसकी कई बार नोएडा अथॉरिटी से शिकायत भी की जा चुकी है, लेकिन इसके बावजूद कोई एक्शन नहीं लिया जाता। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मंगल को इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन यानी इंटरपोल के रुकन ममालिक के पुलिस नुमाइंदों से दहशतगर्दी, बदउनवानी, मंशियात की स्मगलिंग, जंगली हयात के शिकार, साइबर क्राइम्स, माली और मुनज़्ज़म जराइम के खिलाफ मुत्तहिद होकर लड़ने की ज़रूरत और साइबर वर्ल्ड में भी निगरानी और सिक्योरिटी को मजबूत बनाने की ज़रूरत पर जोर दिया। मोदी ने बात दारुल हुकूमत में इंटरपोल की 90वीं जनरल मीटिंग से खिताब करते हुए की। इस मौके पर वजीर दाखिला अमित शाह, इंटरपोल के चेयरमैन लेफ्टिनेंट जनरल अहमद नासिर अल रईसी और सेक्रेटरी जनरल जर्गन स्टॉक भी मौजूद थे। संगठित अपराध के रूप में जो सामने आ रही हैं, कुछ नए आयाम दिखाई दे रहे हैं। उन चुनौतियों को उनको देखते हुए, और अगर साइबर अपराधियों की हम बात करें तो एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें भारत को अन्य देशों का सहयोग भी चाहिए। ऐसे में इंटरपोल फ्रेंड्स, द कंसेप्ट ऑफ इंटरपोल finds a connect with various aspects of Indian philosophy. The motto of the Interpol is connecting police for a safer world. Many of you may have heard of the Vedas as one of the world's oldest scriptures. One of the verses in Vedas says, "Ano bhadraha kratavo yantu vishwatah." It means, let noble thoughts come from all directions. This is a call for universal cooperation to make the world a better place. There is a unique global outlook in India's soul. This is why India is one of the top contributors in sending brave men and women the United Nations peacekeeping operations. Even before our own independence, we made sacrifices to make the world a better place. Thousands of Indians fought and died in the world wars. From climate targets to COVID vaccines, India has shown willingness to take the lead in any kind of crisis. And now,
at a time when nations and societies are becoming inward looking. India calls for more, not less, international cooperation. मरकजी काबीना ने रबी के मुख्तलिफ फसलों के लिए आइंदा मार्केटिंग सीजन 2023-24 के लिए गेहूं के मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी एमएसपी में 110 रुपये और जौ की कीमत में 100 रुपये फी क्विंटल का इजाफा करते हुए एमएसपी पर नजरसानी करने का फैसला किया। मंगल की सुबह वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की सदारत में काबीना के फैसले के बारे में इतला देते हुए इतलात और नशरियात के वजीर अनुराग ठाकुर ने सहाफ़ियों को बताया कि चेन्नई की एमएसपी 105 रुपये फी क्विंटल, मसूर में 500 रुपये, सरसों की 400 रुपये और 209 रुपये फी क्विंटल बढ़ाने का फैसला किया गया है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक हुई और कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने आज जो 2022-23 के सीजन के रबी की 6 फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी निर्धारित किए हैं। रबी का सीजन है और ये 6 फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी जो तय किया गया है वो उसी तर्ज पर है कि लागत प्लस 50% यानी कि 1.5 गुना ज़्यादा। लेकिन मुझे बताते हुए ये भी प्रसन्नता है कि जो 2018 के यूनियन बजट में जो इस सिद्धांत की घोषणा की गई थी, अगर आप आज देखेंगे गेहूं का एमएसपी 100% यानी कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से 100% ज़्यादा दुगना है। इसी तरह से सरसों का 104% यानी कि दुगने से ज़्यादा है, चने का 66%, मसूर का 85%, बारले का 60%, कुसुम का 50% यानी कि सारे ही 1.5 गुना से ज़्यादा हैं। आज जो वृद्धि की गई है वो मैं आप सबके सामने रखना चाहता हूँ। ये जो हमारा रबी फसल के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य गेहूं में 110 रुपये वृद्धि की गई है, 215 रुपये से बढ़ाकर इसको 2125 रुपये किया गया है। जौ को 100 रुपया बढ़ोतरी की गई जो 1635 से बढ़ के 1735 किया गया है। चना में 105 रुपये की वृद्धि हुई जो 5230 से बढ़कर 5335 रुपये अब किया गया है। मसूर में 500 रुपये की वृद्धि की गई है जो 5500 से बढ़ाकर 6000 रुपया किया गया है। रेपसीड जो सरसों 400 रुपये की वृद्धि की गई है, 5050 से बढ़ाकर 5450 रुपया कर दिया गया। और कुसुम में 209 रुपये की वृद्धि। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा मंगल को आंध्र प्रदेश में दाखिल हो गई। पड़ोसी रियासत कर्नाटका के बेल्लारी जिले से आंध्र प्रदेश के कन्नूर जिले के हिल्लाहारवी मंडल में इस यात्रा के दाखिल होते ही पार्टी के कायदीन और कारकुनों की बड़ी तादाद ने उनका इस्तकबाल किया। आंध्र प्रदेश कांग्रेस के सदर एस शैलजानाथ के साथ साथ दीगर कायदीन जिनमें जेडी सेलम, पलम राजू, चिंता मोहन और तुलसीदास थे, इस यात्रा में राहुल गांधी के साथ शामिल हो गए। ये यात्रा अलवर, अदोनी, इमगनूर और मंत्रालयम से होते हुए दोबारा कर्नाटका के रायचूर जिले में दाखिल होगी। इस यात्रा के मौके पर बेशतर तंजीमों और इदारों के जिम्मेदारों और नुमाइंदों ने राहुल गांधी से मुलाकात की और आंध्र प्रदेश को खुसूसी रियासत का दर्जा देने के मुतालबे पर तबादला ख्याल किया। पोलावरम के किसानों, रायलसीमा के नुमाइंदों ने अपने तवील अरसे से ज़ेर इल्तिवा मसाइल पर उनसे बात की। पार्टी के सीनियर लीडर केवीपी रामचंद्र राव ने कहा कि राहुल गांधी ने 3 घंटों तक मुख्तलिफ तंजीमों के नुमाइंदों और जिम्मेदारों से बातचीत करते हुए उनके मसाइल से वाकिफियत हासिल की। इस यात्रा पर अवाम के काफ़ी बेहतर रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए उन्होंने कहा कि मुख्तलिफ जमातों से बालातर नौजवानों की बड़ी तादाद इस यात्रा में शामिल हुई।
for our maintenance. That is also only 30,000 started and some other lands. How much lease are you getting? 30,000 rupees per annum. Out of the 29,812 people, 32% of the people belongs to SC category giving the lands. కానీ అక్కడ చెప్తున్నది ఏంటంటే గవర్నమెంట్ అక్కడ దళితులు ఎవ్వరూ లేరు, దళితులు యాజిటేషన్ చేయట్లేదు అని చెప్తున్నారు సార్. From ancestors we had that land. We entirely sacrificed the land to the development of Andhra Pradesh. ఈ రోజు మా దగ్గర అంటే ఏమీ లేదండి, మేము పండించుకోవడానికి కానీ మా పిల్లల భవిష్యత్తు కానీ ఇంకా మా దగ్గర ఏమీ మిగలలేదండి. మేము కేవలం మనుషులు మాత్రమే మిగిలి ఉన్నాం. Thank you very much for giving me your valuable time. I really appreciate that you've come to speak to me. I'm aware, and I have been aware for some time, that these are two central issues faced by the people of Andhra Pradesh. Unfortunately, we are not at power in the center, otherwise we would have fixed both these problems. There are certain commitments that we had made to the people of Andhra Pradesh, which we still stand by, and we will stand with you in this difficult time. Once again, I'd like to thank all of you for coming. दिल्ली के नायब वज़ीर आला मनीष सिसोदिया से सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने पीर के रोज़ अपने हेडक्वार्टर्स में दिल्ली एक्साइज पॉलिसी में बेज़ाब्तगियों के इल्ज़ामात की जारी तहकीकात में तकरीबन 9 घंटे तक पूछगछ की। मनीष सिसोदिया ने पूछगछ के बाद दावा किया कि सीबीआई दफ्तर के अंदर उनसे आम आदमी पार्टी छोड़ने को कहा गया, बसूरत दीगर यूं ही मुकदमा दर्ज होते रहने का इंतबाह दिया गया। सिसोदिया ने कहा कि उन्हें वज़ीर आला बनाने की भी पेशकश की गई। सिसोदिया ने सीबीआई और मरकज़ की बीजेपी हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाते हुए कहा कि मुझसे कहा गया कि सत्येंद्र जैन के खिलाफ कौन से सच्चे मुकदमे हैं, उनकी पेशकश कबूल ना करने पर मेरे खिलाफ भी इसी तरह के मुकदमा चलते रहेंगे। मैंने उनसे कहा कि मैं आम आदमी पार्टी को बीजेपी के लिए नहीं छोड़ूंगा। सीबीआई के दफ्तर में 9 घंटे की पूछगछ के बाद बाहर निकलने पर नायब वज़ीर आला सिसोदिया ने कहा कि आज मैंने सीबीआई के दफ्तर में देखा कि एक्साइज पॉलिसी केस में किसी भी घोटाले का कोई मसला नहीं है, सारा मामला फर्जी है। तैयार हूँ, जेल में जाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन गुजरात में स्कूल बनाने रुकेगा और अब गुजरात की हुकूमत ने ठान लिया है कि अब अपने बच्चों के लिए शानदार स्कूल बनवाते रहेंगे, ऐसी पार्टी को रहेंगे तो स्कूल बनवाती है। ये ईडी सीबीआई का दुरुपयोग करके स्कूल बनाने वालों को जेल में नहीं डाल देगा। मैं बार बार कह चुका हूँ, पहले बीजेपी ने संपर्क किया और उसके बाद कल जब मैं वहां पहुंचा तो वहां भी मुझे यही कहा गया कि आप किस चक्कर में पड़े हो, ये एफआईआर आपको लंबी चलेगी, आप छोड़ दीजिए। नाम डिस्क्लोज करेंगे आप किन लोगों ने किया? वहाँ इतने सारे मैं तो किसी को जानता नहीं हूँ, हेडक्वार्टर में कौन है तो ये लोग बताएंगे, उन्होंने किसको बता दिया। तो इनकी रसीद के लिए तैयार हूँ, जेल में जाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन गुजरात में स्कूल बनना नहीं रुकेगा और अब गुजरात के कांग्रेस ने दिल्ली के एक्साइज मिनिस्टर मनीष सिसोदिया का मवाजना अजीम शहीद भगत सिंह से करने पर आम आदमी पार्टी की कड़ी तनकीद करते हुए कहा कि किसी बदनुमान की इस तरह तारीफ करना इंतहाई काबिल मजम्मत है। कांग्रेस लीडर संदीप दीक्षित ने मंगल को पार्टी हेडक्वार्टर्स में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि शराब पॉलिसी से मुतालिक बदनुमानी के आम आदमी पार्टी के इल्जामात का मवाजना अजीम शहीद भगत सिंह से किया जा रहा है। इससे ज्यादा घिनौनी सियासी हरकत शायद ही कभी हुई हो। कल मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने बुलाया दिल्ली की जो आबकारी नीति में हजारों करोड़ का कथित भ्रष्टाचार है उसमें पूछताछ करने के लिए। जवाब देने की बजाय और उस चीज को के बारे में कहने की बजाय जो पूरी दिल्ली में स्पष्ट है कि हजारों करोड़ों का घोटाला हुआ आबकारी नीति में, आम आदमी पार्टी ने मनीष सिसोदिया को भगत सिंह से तुलना कर दी। पहली चीज तो इससे ज्यादा घटिया कोई बात नहीं हो सकती। वो भगत सिंह जो प्रेरणा देता है हिंदुस्तान के हर युवा को, उसके साथ एक ऐसे व्यक्ति को आपने तुलना कर दी जो ऊपर से नीचे तक भ्रष्टाचार में, वो भी शराब के भ्रष्टाचार में लिप्त है। वो बहुत शर्म की बात है। और मैं आम आदमी से पूछना चाहूंगा कि जो 3, 4, 5 बड़े सवाल इस आबकारी नीति के निकल कर आते हैं, आज तक आपकी हिम्मत क्यों नहीं हुई इसका जवाब देने की? पहले ये बताइए कि पुरानी नीति जो अच्छी खासी चल रही थी, क्योंकि सरकार का ध्येय होता है आबकारी या शराब से टैक्स लेने का, उसको बढ़ावा देने का नहीं, क्योंकि हमारा संविधान भी कहता है कि हमें हर सरकार को कोशिश करनी चाहिए कि कम से कम जो है लोग शराब पिए। लेकिन आपने उस शराब नीति को क्यों बदला? फिर जब आपने बदला, हर जगह तो अरविंद केजरीवाल कहता था कि निजीकरण करना
प्राइवेट के हाथों में किसी चीज को देना जो सरकार चला रही है अपने में भ्रष्टाचार का प्रतीक है। तो आपने उसके बाद फिर ठेकेदारों को क्यों पूरी की पूरी प्रथा पकड़ा दी? फिर जब पूरी की पूरी ठेकेदारी शराब की आपने प्राइवेट के लोगों को दी तो ऐसे लोगों को क्यों दी जिसके साथ आपके संबंध थे, आपके फोन पे संबंध होते थे, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता थे? और ये बात भी स्पष्ट हो गई कि क्यों आपने प्राइवेट को दी, जब ये बात पता चली कि पिछले 6 महीने में ही कम से कम 1900 करोड़ का फायदा जो है उन लोगों को हुआ जिनके साथ आपने ठेकेदारी के लिप्त होकर इस तरीके का भ्रष्टाचार किया। ये बात धीरे धीरे स्पष्ट हो रही है कि पूरी तरीके से सिसोदिया और केजरीवाल और आम आदमी पार्टी इस नीति में फंस गए हैं। अब कोई बचाव नहीं है। और ये याद रखिएगा मित्रों, जो फंसता है बड़े भ्रष्टाचार में वो उतना ही ज्यादा नाटक को शोर करता है और जो जितना नाटक को शोर करता है वो उतना ही हिंदी को मुसल्लत करने के खिलाफ तमिलनाडु के वजीर आला एम.के. स्टालिन ने रियासती असेंबली में करारदाद पेश की। स्टालिन ने कहा कि यह ऐवान हुकूमत पर जोर देता है कि वह अपने चेयरमैन की तरफ से सदर को पेश की गई सरकारी जबान से मुतालिक पार्लिमानी कमेटी की रिपोर्ट में दी गई उन सिफारिशात पर अमल दरामद न करे जो तमिलनाडु समेत रियासती जबानों के और उन जबानों को बोलने वाले लोगों के मफाद के खिलाफ है। दिल्ली के वजीर राजेंद्र पाल गौतम का इस्तीफा सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने फौरी असर के साथ कबूल कर लिया। विजयदशमी के मौके पर बौद्ध मजहब की दीक्षा दिलाने के लिए हुए एक प्रोग्राम में उन पर हिंदू देवी देवताओं की बेइज्जती करने का इल्जाम लगा था। तनाज़ा बढ़ने पर उन्होंने अपना ओहदा छोड़ दिया था। मुंबई के पत्राचाल घोटाले में गिरफ्तार शिवसेना कायद संजय रावत की अदालती तहवील 21 अक्टूबर तक बढ़ा दी गई। उसी दिन जमानत अर्जी पर भी सुनवाई की जाएगी। पीर के रोज रावत को स्पेशल जज एम.जी. देशपांडे के सामने पेश किया गया था, जहां उनकी हिरासत मंगल के रोज तक बढ़ा दी गई थी। कश्मीर के जनूबी जिले शोपियान के हरमैन गांव में मिलिटेंट्स ने दरमियानी शब गैर मकामी मजदूरों पर ग्रेनेड से हमला किया, जिसके नतीजे में उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गैर मकामी 2 मजदूर बरसरे मौका हलाक हो गए। पुलिस के एक तर्जुमान ने बताया कि पहाड़ी जिले शोपियान के हरमन गांव में पीर और मंगल की दरमियानी शब मिलिटेंट्स ने किराए के कमरे में रिहाइश पजीर गैर मकामी मजदूरों पर ग्रेनेड से हमला किया, जिसके नतीजे में 2 मजदूर शदीद तौर पर जख्मी हुए। दोनों को इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल मुंतकिल किया गया, तहम वहां पर तैनात डॉक्टरों ने उन्हें मुर्दा करार दिया। उत्तर प्रदेश की कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज प्रियंका गांधी वाड्रा ने जम्मू कश्मीर के शोपियान में उत्तर प्रदेश के 2 गैर मुकीम मजदूरों के कत्ल की मजम्मत करते हुए कहा कि हुकूमत सिर्फ खोखले बयान दे रही है और मुजरिमों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। प्रियंका गांधी ने मंगल को ट्वीट किया कि कश्मीर में दहशतगर्दों के जरिए यूपी के मजदूरों और एक कश्मीरी पंडित भाई का कत्ल काबिल मजम्मत है। दहशतगर्द मुसलसिल कत्ल गारत की वारदातें कर रहे हैं, लेकिन हुकूमत के पास कार्रवाई के नाम पर सिर्फ खोखले बयानात हैं। अवाम और गैर मुकीम मजदूरों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ठोस इक़दामात कब होंगे? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस ने पंजाब के अमृतसर सेक्टर में एक पाकिस्तानी ड्रोन को मार गिराया। ड्रोन से 2.5 किलो मंशियात बरामद हुई है। बीएसएफ के ताल्लुकात आमा के अफसर ने मंगल के रोज बताया कि 17 अक्टूबर को शाम 8:30 बजे के करीब सरहद पर तैनात 183 बिलियन बीएसएफ के अलर्ट दस्तों ने गाउन छाना जिले अमृतसर के नजदीक इलाके में पाकिस्तान से हिंदुस्तानी इलाके में दाखिल होने वाले मुश्तबा ड्रोन का पता चलाया। उन्होंने कहा कि फौजों ने फायरिंग करके मुश्तबा ड्रोन को जमीन पर गिरा दिया। हिंदुस्तान के साबिक क्रिकेटर रॉजर बिन्नी को सौरव गांगुली की जगह अगले बीसीसीआई सदर की शक्ल में मुंतखब कर लिया गया। यह फैसला बीसीसीआई की सालाना जनरल मीटिंग में लिया गया। वो बीसीसीआई के 36वें सदर हैं। इसे कबल नामजदगी के दौरान ही उनके नाम पर फैसला तकरीबन हो गया था, क्योंकि किसी भी ओहदे के लिए कोई मुखालिफत नहीं हुई। उनके नाम पर सिर्फ मोहर लगनी बाकी थी। वाज़ेह है कि आज मुंबई के ताज होटल में हुई मीटिंग में बीसीसीआई के मौजूदा सदर सौरव गांगुली, सेक्रेटरी जय शाह, नायब सदर राजीव शुक्ला, खजांची अरुण कुमार और दीगर मौजूद थे। इस मीटिंग में कई दीगर इश्यूज पर भी बातचीत हुई। नाजरीन, आज की खास बात में बस इतना ही। आपसे कल मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। आप देखते रहिए INN चैनल।